हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल और जीएस 2020 रैपिड। आज डे 7 है और हम डे 7 तक पहुंच गए हैं और अब तक डे 6 तक हम लोगों ने प्राचीन भारत को डिस्कस कर लिया है और आज से हम स्टार्ट करेंगे पूर्व मध्यकाल और इसके बाद फिर हम मध्यकाल। ये वीडियो थोड़ा छोटा होगा, ये वीडियो मुश्किल से 8 से 9 मिनट का होगा, लेकिन जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनको पहले तो धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप ये एक महत्वपूर्ण सीरीज़ देख रहे हैं। और आप जब पीसीएस प्री की परीक्षा या आरओ की परीक्षा या अन्य कोई भी परीक्षा जब जीएस की देंगे, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इस सीरीज़ से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पेपर में देखने को मिलेंगे। देखिए, पेपर में एलिमिनेशन एक टेक्निक होती है, तो एलिमिनेशन कोई एक टेक्निक नहीं होती। उसमें से क्या होता है कि आपने जिन क्वेश्चनों को पहले कभी सुना होगा या पढ़ा होगा, तो यदि आप उन पर गेस वर्क करते हैं, इसको आजकल लोग तुक्का बोलते हैं, तो उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए ये सीरीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। इस सीरीज़ में टोटल 25,000 MCQ हैं और 25,000 MCQ कम नहीं होते हैं। 25,000 MCQ की ये सीरीज़ है जिसमें अब तक हम लोग डे 6 तक कर चुके हैं और डे 7 पे आज हम आ गए हैं। अगर आपको पूरी सीरीज़ देखनी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जीएस 2020 रैपिड फायर सीरीज़, और इस सीरीज़ को जितनी बार हो सके आप उतनी बार सुनिए, आपको लाभ होगा। देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारे आप रील देख लीजिए, बहुत सारे फ़नी वीडियो देख लीजिए या फिर और भी कुछ देख लीजिए, लेकिन यदि आप अपनी तैयारी में 15 से 20 मिनट पर डे इस वीडियो को देते हैं, यकीन मानिए आप परीक्षा में प्री परीक्षा के जो कट ऑफ स्कोर होता है उससे बहुत आगे निकल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं आज का क्या है। देखिए, पूर्व मध्यकाल में जब डिस्कस करते हैं तो मध्यकाल का स्टार्टिंग जो है वो 1200 लगभग मानी जाती है। 1200, कुछ किताबें 1206 है। तो यानी आप ये समझिए कि 800 से लेकर 1200 के मध्य का जो इतिहास है उसको पूर्व मध्यकाल के इतिहास के हम जानते हैं। इसके जो महत्वपूर्ण यूपी पीसीएस में अब तक जो प्रश्न पूछे गए हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए, हमारा पहला जो प्रश्न है वो ये है कि आपको यहाँ पे एक सूची दी हुई है और एक सूची 2 दी हुई है। देखिए, इस सूची में क्या है कि ये कुछ शासक हैं, ये आपको सभी शासक हैं और इन शासकों का ही अभिलेख है। कई बार आयोग क्या करता है, इसको मैचिंग में दे देता है, कहता है इसे या तो सुमेलित करिए या इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसको ध्यान से सुन लीजिए और इसको अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आपके पास किताब है तो अच्छी बात है, PDF है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी इसे कॉपी में नोट करके अपनी शॉर्ट नोट के फॉर्म में बना लीजिएगा। देखिए, पहला सर्ववर्मन, तो सर्ववर्मन का जो अभिलेख है वो असीरगढ़ ताम्रपत्र। अच्छा, आप यहाँ पर ये मेंशन करिएगा कि असीरगढ़ ताम्रपत्र अभिलेख जो है वो कहाँ पे है, इस जगह का नाम जरूर नोट कर लीजिएगा। ईश्वर वर्मन, ये क्या है, जौनपुर प्रस्तर अभिलेख, तो ये तो नाम से ही है कि जौनपुर में ही होगा। तीसरा हमारा है ईशान वर्मन, ये क्या है, हरहा पाषाण अभिलेख। अब आप सर्च करिए कि हरहा कहाँ है। ठीक है, जीवित गुप्ता द्वितीय, इसका कौन सा, देव वर्णाक अभिलेख, ये भी किस प्लेस पर है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, अगला, चंदेल वंश का प्रथम शासक कौन था, तो चंदेल वंश का प्रथम शासक कौन था, ननकू था। होयसल वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विष्णुवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई थी, द्वार समुद्र को बनाई थी। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। देखिए, ये 3 शासक जो है कन्नौज के अधिपति के लड़ रहे थे और अंतिम विजय जो है वो राष्ट्रकूटों की हुई थी। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था, तो धर्मपाल था और ये पाल वंशीय शासक था। ठीक है, गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन बिहार बनवाया था, कहाँ पे, तो सारनाथ। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिएगा। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था दंती दुर्ग ने। हिरण्यगर्भ जो है एक यज्ञ होता था जिसको दंती दुर्ग ने करवाया था। रामानुज ने अनुयायियों को कहा जाता था वैष्णव, तो जो रामानुज के फॉलोवर थे उनको वैष्णव नाम से संबोधित किया जाता है। द्वार समुद्र राजवंश की राजधानी थी, किसकी, होयसलों की राजधानी थी। ठीक, अब देखिए, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे था, ICQ को फिर से ऐसे रिपीट करके पूछा गया। ये RO 2014 में पूछा गया था और जबकि ऊपर वाला क्वेश्चन जो था वो 2021 ACF में पूछा गया था। देखिए, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। पाल वंश के संस्थापक,
तो कौन था? गोपाल था। कदम राजाओं की राजधानी क्या थी? तो बनवासी थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक थे। तो कौन था? क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र की रचना का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप। ठीक। चंदेल राजा, जिसका एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था, क्या नाम था? यशोवर्मन। अच्छा, यशोवर्मन का एक अभिलेख है, आप कमेंट में बताइएगा कि यशोवर्मन का अभिलेख कहाँ से मिलता है। ठीक। एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त किसको? लक्ष्मण सेन को। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चंदेल शासक जो महमूद गजनवी के से पराजित नहीं हुआ था, तो कौन? विद्याधर। कमेंट बताइएगा कि विद्याधर कहाँ का शासक था। देखिए, मैं आपसे कमेंट करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपकी वीडियो के अंदर प्रेजेंस हो सके, और ये वीडियो डुअल साइड का लग चुके। जेजा भोक्ति प्राचीन नाम था किसका? तो बुंदेलखंड का नाम था। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित किससे? तो चेदी वंश संबंधित थे। शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था किसने? तो धर्मपाल ने। राणा कुंभा ने संगीत पर ग्रंथ लिखा था, संगीत राज। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम अगले पे। देखिए इसमें क्या है? मिसलेनियस है। यहाँ फिर से देखिए वही ये क्वेश्चन मिलान को है। वह पूरा स्थल जहाँ सुपारी के 2 कार्बोनेटेड बीज यानी कार्बनिक बीज पाए थे वटगल से। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक। अब यहाँ पे शासक है और ये उनका राजवंश है। तो गोविंद तृतीय ये राष्ट्रकूट वंश का शासक था। वत्सराज ये गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। देवपाल ये पाल वंशी शासक था। और नरसिंह वर्मन पल्लव वंशीय शासक था। ठीक है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित क्या है? तो वहाँ पे अजंता की गुफाएं स्थित हैं। अब ये सही सुमेलन है कि ये पे कुछ जो है हस्तियाँ हैं और ये उनका स्थान है। तो आप जानते हैं कबीर की समाधि कहाँ थे? मगहर बस्ती में है। कबीर का जन्म जानते हैं कहाँ पे हुआ था? तो ये बनारस में हुआ था। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी। ये कहाँ पर है? तो ये आगरा में है। गोविंद देव मंदिर ये कहाँ पे है? तो वृंदावन में है। बौद्ध स्तूप कुशीनगर। अब देखिए वहाँ पे केवल देखिए बौद्ध स्तूप कई जगहों पर पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में केवल कुशीनगर दिया है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। फिर से देखिए सही सुमेलन राजवंश है और उनके प्रतीक। परमार राजवंश, इसका प्रतीक क्या था? तो सूर्यदेव। मलय केतु तो क्या था? वराह। चंदेल का राजलक्ष्मी। गुर्जर प्रतिहार का भगवती। देखिए फिर से सही सुमेलन है। देखिए एसीएफ में देखिए एसीएफ के जो क्वेश्चन होते हैं वो उनके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए जगदल विहार, तो यहाँ का राजा कौन था? रामपाल ने इसको बनवाया था। विक्रमशिला महाविहार किसने बनवाया था? तो धर्मपाल ने। सोमपुर महाविहार को किसने बनाया था? इसको धर्मपाल ने। और सलबन विहार कहाँ पे इसको किसने बनवाया था? तो श्रीभव देव ने। अच्छा एक काम करिएगा कि आप सोमपुर विहार जो है ये कहाँ पर है और जगदल विहार कहाँ पर है, आप कमेंट में बताइएगा। देखिए ये जो चारों विहार हैं, इन विहारों के प्लेस को अपनी कॉपी में नोट जरूर करिएगा। मैं आपको जगह इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ी मेहनत आप भी करिए तो आपको इस सीरीज़ का और अत्यधिक लाभ होगा। ठीक है। शासक जिसने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था, तो कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम। प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर स्थित है, तो कहाँ पे? पालीताना गुजरात में है। विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था थी, तो नानादेशी एवं नागरम, ये दोनों दक्षिण भारतीय संस्थाएं थीं जो विदेशी व्यापार के अंदर संलग्न थीं। उद्दालक आरुणिक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। उद्दालक आरुणिक तो ये कुरु पंचाल के से रहने वाले थे और एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था किसने? तो भास्कर ने। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका होगा सीरीज़ में, इसलिए इसको आप देख लीजिएगा एक बार। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान, तो ये कहाँ पर? प्रतिष्ठानपुरी। ये भी मोस्ट हिट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है आयोग में। जो यहाँ है वो अन्यत्र नहीं, अन्यत्र भी है। जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। तो ये महाभारत ग्रंथ का है और ये योगेश्वर श्री कृष्ण का कथन है। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था तो उपज का 6वां भाग, यानी आपकी उपज का 1/6 भाग जो था वो हिंदू मान्यता के अनुसार कर के रूप में राज्य को देना होता था। प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को कहते थे, उसको बोलते थे विदक भागम। विदक भागम, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था, तो ये इनको विजयनगर राजाओं का आश्रय प्राप्त था। बेसनगर अभिलेख पोलियोडोरस निवासी था, तो ये तक्षशिला का निवासी था। जब बेसनगर अभिलेख किस स्थान पे है, इसको आप कमेंट करके बताइएगा। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित कराई थी, तो किसने? चामुंड राय ने। चोलों की राजधानी ये कहाँ पे थी? तंजौर में थी। M4 जार होता है तो लंबा एम दोनों तरफ हत्तेदार एक जार होता है, ये कुछ ऐसा होता है जार, मैं आपको बताता हूँ बना के, थोड़ा सा सही नहीं, एक हत्था यहाँ होता है, हत्था यहाँ पे होता है। आप जब कला संस्कृति पढ़ेंगे तो ये आपको वहाँ देखने को मिलेगा। ये कुछ ऐसे नीचे होता है, यहाँ प्लेट लगी होती है, ठीक है। विक्रम संवत का प्रारंभ होता है तो 57 ईसा पूर्व, ठीक। खसरा नामक दस्तावेज से आशय है, तो ये राजस्व संबंधी एक दस्तावेज है, ठीक है। अब देखिए ये 2013 में पूछा गया, तो आप याद करिए, तो ये 2022 के पेपर में भी पूछा गया था। समानता पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के साथ पहचान की जाती है किसकी? तो पुराना किला जो नई दिल्ली का है वो इंद्रप्रस्थ के रूप में इसकी पहचान की जाती है, और पांडवों का यहाँ पे एक नगर था जिसको इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। तो ये वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, और कल का वीडियो जो हमारा डे 8 का है वहाँ से हम प्रॉपर जो है मध्यकाल को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको इस सीरीज़ से लाभ मिल रहा है, यदि आप कुछ भी सीख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल अगले वीडियो में। और देखिए इस सीरीज़ के वीडियो को मैं पर डे 11 बजे के लगभग अपलोड कर देता हूं, ताकि आप इसको आराम से सुन सकें। देखिए इस सीरीज़ को आप 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार हो सके आप उतनी बार सुनिए। सुनना एक अच्छी प्रैक्टिस है और एक अच्छी हैबिट भी है। सुनने से हमें बहुत सारी चीज़ें याद होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमें गाना या हमें मूवी के सीन या कई बार मूवी के डायलॉग हमें इसलिए याद हो जाते हैं क्योंकि उसको सुन रहे होते हैं, और सुनी हुई चीज़ें याद करने में आसान होता है और उसकी मेमोरी लंबी होती है। इसीलिए आप इस PDF को पढ़िए भी, इस किताब को पढ़िए भी, लेकिन सुन लेते हैं तो आप यकीन मानिए इस किताब का आप 90% पार्ट आप प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।